जब देखो कोई भी लीडर, उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव लाना है, समाज में बदलाव लाना है ना, तो सबसे इफेक्टिव तरीका है एग्जाम्पल सेट करो। गांधी जी का फेमस कोट है, बी द चेंज यू वांट टू सी, और यही किया इरोड के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने। एग्जाम्पल पुराना है, आनंद कुमार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, बिना किसी पेपर वर्क के, बिना कोई फोन घुमाए, इन्होंने ना सिर्फ एक स्कूल को पूरी तरह से कायाकल्प कर दिया, बल्कि बाकी स्कूल्स में भी सुधार आने लगा। क्या किया इन्होंने देखो पंचायत के एक स्कूल में ना अपनी डॉटर का एडमिशन करवा लिया। अब देखो डीएम की बेटी पंचायत स्कूल में जब पढ़ने जाएगी तो पंचायत स्कूल में आपको भी पता है, प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, सब कुछ ठीक चलेगा। हमारे देश का इसे दुर्भाग्य ही मानिए कि डर से सब कुछ ठीक चलता है। वैसे तो हर किसी को अपनी ड्यूटी समझनी चाहिए, लेकिन जब उन्होंने अपनी डॉटर का एडमिशन करवाया ना, सारे टीचर्स टाइम पे आने लगे, मिड डे मील में खाना बिल्कुल परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट होने लगा उस स्कूल में। क्योंकि कभी कभार डीएम स्कूल छोड़ने भी जाते अपनी बेटी को और लेने भी आते, तो पूरा स्कूल का जो स्टाफ है उनको लगता है कि यार कुछ गलत ना मिल जाए, डर के चलते ही सही, लेकिन स्कूल का पूरी तरह से कायाकल्प हो गया। और आसपास के दूसरे स्कूलों में भी ना एक मोटिवेशन आया कि यार जब डीएम अपनी बेटी को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो हमें भी यहाँ पे ना सब कुछ ठीक करना है, गवर्नमेंट स्कूल्स की जो हालत है वो ठीक करनी है। तो इन्होंने ना इरोड के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, इन्होंने एग्जाम्पल सेट किया। इसका तो मैं आपको पर्सनल एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ। जैसे देखो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में मैं जब भी टीम से मिलता हूँ ना, हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, स्टूडेंट्स के वेलफेयर के बारे में सोचो, स्टूडेंट के एक्सपीरियंस पे फोकस करो। अगर देखो उनके सामने मैं ही कुछ ऐसा कर दूंगा जो स्टूडेंट के वेलफेयर के अगेंस्ट होगा, तो आप बताइए फिर टीम पे क्या इंपैक्ट जाएगा। उनको लगेगा यार हमारा जो लीडर है वही जो बोलता है वो नहीं कर रहा है, तो हम क्यों करें। समझ गए? इस चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जो लीडर होता है वो क्या एग्जाम्पल सेट कर रहा है अपनी टीम के सामने। डेट आज की देखो 27 फरवरी है और 3 इश्यूज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी से संबंधित। दूसरे नंबर पे हिंदू का आर्टिकल लैंड मैनेजमेंट पॉलिसी से संबंधित, और तीसरा आर्टिकल यूएन फेल हो गया है कन्फ्लिक्ट को मिटिगेट करने में। कई बार ना आपको ये लगता है कि ये आर्टिकल अच्छा था किसी दूसरे न्यूज़पेपर में, फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टैंडर्ड में, तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, और आने वाले दिनों में हम उसे इंक्लूड कर सकते हैं। कल किसी ने लिखा था कुछ आर्टिकल के बारे में कि दूसरे न्यूज़पेपर में कुछ अच्छा आर्टिकल है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी से संबंधित है। आप देखो सिलेबस में ना जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, कंटेक्स्ट दिया जाता है महाराष्ट्र के अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं अजीत पवार। इन्होंने ना एक स्टेटमेंट दी, अगर मैं शरद पवार का बेटा होता तो मैं आसानी से एनसीपी पार्टी का अध्यक्ष बन जाता, लेकिन मैं उनका भतीजा हूं, बेटा नहीं हूं, तो शरद पवार जो हैं वो अपनी बेटी सुप्रिया सुले को अध्यक्ष बनाएंगे। देखो इन्होंने जो स्टेटमेंट दी ना, ये स्टेटमेंट बताती है कि हमारे देश की पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल पार्टीज में क्या गलत है। कहने को हमारे देश में डेमोक्रेसी है, लेकिन व्यवस्था तो आप देखिए, पार्टी अध्यक्ष का बेटा या बेटी ही पार्टी अध्यक्ष बनेगी। राज ठाकरे के साथ भी ऐसा ही हुआ। बाला साहब ठाकरे के बेटे नहीं थे राज ठाकरे, भतीजे थे, तो अध्यक्ष किसको बनाया गया? उद्धव ठाकरे को। और शायद यही बात वरुण गांधी भी बोल सकते हैं कि मैं अगर सोनिया गांधी का बेटा होता तो शायद कांग्रेस की कमान मेरे हाथ में होती। अच्छा, एक और चीज यहां पे, एक और डायमेंशन, जो परिवार वाली पार्टीज नहीं है, फॉर एग्जाम्पल बीजेपी, क्या इन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी है? क्या सर्वसहमति से फैसले लिए जाते हैं? वो भी हम डिस्कस करेंगे आज के इस आर्टिकल में। एक ना जबरदस्त आर्टिकल हमने पहले डिस्कस किया था इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी से संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी। आप देखिए, डेमोक्रेसी 2 तरह की होती है, एक प्रोसीजरल डेमोक्रेसी और एक सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी मतलब सभी जो अडल्ट्स हैं उनके पास वोट देने का अधिकार है। पीरियोडिक इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल बाद, या फिर जैसे यूएसए में 4 साल बाद। और जब इलेक्शन में
कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन हार जाती है तो नई सरकार बनती है। ये क्या है? ये डेमोक्रेसी का पार्ट है। लेकिन देखो, ये सिर्फ प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है। लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे एक बात ये बोलोगे, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, देखो, ये सारी चीजें हों किसी डेमोक्रेसी में, रेगुलर इलेक्शंस कंडक्ट हों, सभी एडल्ट्स के पास वोट देने का अधिकार हो, लेकिन फिर भी लोगों के पास डिसीजन लेने की पावर ना हो। मतलब जो हम रियल डेमोक्रेसी की एसेंस की बात करते हैं, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, वो सब चीजें मौजूद ना हो, रेगुलर इलेक्शंस के होने के बावजूद वो सब चीजें ना हो, सभी एडल्ट्स के पास वोट का अधिकार होने के बावजूद, तो फिर आप कहोगे वहां पे डेमोक्रेसी है या फिर नहीं है? आप आंसर दोगे वहां पर देखो नाम की डेमोक्रेसी है, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी तो है, लेकिन रियल डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी की एसेंस नहीं है। जो आप ये बोलते हो ना डेमोक्रेसी की एसेंस नहीं है, तो वो है सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी एज ए आउटकम भी मौजूद होनी चाहिए, रियल में जो पावर है वो जनता के पास होनी चाहिए। हमारे देश में देखो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है, इस बात से तो इनकार किया ही नहीं जा सकता। रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, 18 साल से एज जिनकी ज़्यादा है उनके पास वोट देने का अधिकार है। लेकिन कई बार कुछ एक्सपर्ट्स आरोप ये लगाते हैं सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी हमारे देश में नहीं है। कुछ ही लोग जो हैं वो डिसीजन लेते हैं और जनता का जो से है देश की गवर्नेंस में वो बहुत कम है, जिसका एक सबसे बड़ा रीजन है इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी का अभाव। आपने देखो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज की फंक्शनिंग देखी होगी, जैसे बीजेपी की देख लीजिए। कहा यह जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि पहले तो देखो बीजेपी में जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होता था उसकी बहुत अहमियत होती थी और थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी बीजेपी की फंक्शनिंग में थी। लेकिन आज के समय में ना जो बीजेपी के बड़े लीडर्स हैं, जैसे अमित शाह जो अभी होम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री मोदी, इनके द्वारा बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं और बाकी लीडर्स का जो से है पार्टी की फंक्शनिंग में वो बहुत कम है। मतलब ये बात लिखेगा नहीं, एग्जाम्पल के लिए है। उसी प्रकार से कांग्रेस का आप एग्जाम्पल देखिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनकी चलती है। मतलब साफ है, आप ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज की फंक्शनिंग देखोगे, ज्यादातर क्या मोस्टली उनमें ना इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी का अभाव आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो आम आदमी पार्टी देख लीजिए, लालू प्रसाद यादव की आरजेडी देख लीजिए, समाजवादी पार्टी देख लीजिए, हर पार्टी में अगर देखो इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी होती है ना, इसके बहुत सारे फायदे भी होंगे। सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा रिप्रेजेंटेशन। अभी तो देखो जैसे कांग्रेस में है, कांग्रेस में गांधीज के द्वारा फैसला लिया जाता है किसको टिकट देनी है, किसको नहीं देनी है। तो क्लोज ऑटोक्रेटिक स्ट्रक्चर बन के रह गई है कांग्रेस पार्टी, और यही चीज बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में है। लेकिन अगर मान लीजिए एक प्रॉपर बोर्ड होता है, जैसे आजादी से पहले कांग्रेस को चलाने के लिए हुआ करता था, और उसके बेस पे डिसीजन लिए जाते हैं डेमोक्रेसी के बेस पे, तो सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी इलेक्शन लड़ने की। अभी तो देखो वैसे संविधान ने तो राइट दिया है कि हर एक पर्सन इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन इक्वल अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिलती ना। ये बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज या फिर छोटी पॉलिटिकल पार्टीज भी टिकट देती नहीं, फिर कैसे हर एक पर्सन जो है वो इलेक्शन लड़ सकता है? अलग से इंडिपेंडेंट लड़ सकता है, ये बात सच है, लेकिन फिर जीतने की संभावना भी तो कम हो जाती है ना। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है लेस फैक्शनलिज्म। अगर देखो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है तो फिर उस पॉलिटिकल पार्टी में फैक्शनलिज्म भी कम होगा ना। वो पॉलिटिकल पार्टी विभिन्न ग्रुप्स में कम डिवाइडेड होगी। मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है कांग्रेस की, सभी पॉलिटिकल पार्टीज में फैक्शनलिज्म देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी का अभाव है। अगर पता हो कि हाँ भैया इलेक्शंस होंगे और जो इलेक्शंस जीतेगा वही उस पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट बनेगा, तो फिर ये सब जो चीजें हैं वो थोड़ी कम हो जाएगी। अगर पॉलिटिकल पार्टी की फंक्शनिंग में डेमोक्रेसी रहेगी तो देखो अपने आप ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। मतलब जनता को भी पता होगा किस बुनियाद पर इस कैंडिडेट को टिकट मिली है और दूसरा जो कैंडिडेट है उसको टिकट नहीं मिली है। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। जो पार्टी मेंबर्स हैं वो देखो ज़्यादा अकाउंटेबल होंगे जनता के प्रति भी और अपने लीडर्स के प्रति भी, अगर उस पॉलिटिकल पार्टी में डेमोक्रेसी रहती है। इसके बाद नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजिंग पावर। अगर देखो डेमोक्रेसी रहेगी तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में विभिन्न लेवल पर जो पार्टी के पदाधिकारी होते हैं, जैसे लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर लीडर्स होते हैं, उनके हाथों में पावर आएगी। अब उनके हाथों में जब पावर आएगी तो देखो वो लोगों की जो आवाज़ है ज़्यादा अच्छे ढंग से उठा सकेंगे, उनकी जो समस्याएं हैं उनको ज़्यादा अच्छे ढंग से एड्रेस कर पाएंगे। गांधी जी
पॉलिटिकल पार्टी से ना नफरत करते थे, जिसका एक मेजर रीजन ये भी था कि पॉलिटिकल पार्टीज में टेंडेंसी होती है पावर सेंट्रलाइजेशन की। गांधी जी चाहते थे कि पावर जो है वो सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए, ओशियन की वेव्स की तरह होनी चाहिए। मतलब एक जो पर्सन है वो दूसरे पर्सन को पावर दे। आप अगर पत्थर मारोगे ना किसी वाटर बॉडी में तो इस प्रकार से वेव्स निकलने लगती हैं। एक वेव जो है वो दूसरे वेव को एनर्जी देती है। गांधी जी इस कंसेप्ट में विश्वास करा करते थे। पॉलिटिकल पार्टीज में तो ऐसा नहीं होता ना, पावर जो है वो जैसे जैसे ऊपर जाओगे वो सेंट्रलाइज होती जाएगी। नेक्स्ट है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अब चूंकि देखो पावर जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में सिर्फ कुछ ही लोगों के पास केंद्रित होती है, वो पर्सन्स उस पॉलिटिकल पार्टी के वो लीडर्स इलेक्शन जीतना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, बेशक उन्हें ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट देना पड़े जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं किसी के प्रति, सारी पावर उन्हीं के पास में है। लेकिन अगर डेमोक्रेसी होगी ना तो फिर साफ सुथरे कैंडिडेट्स को टिकट मिलेगी। तो इसलिए ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए और डेमोक्रेसी होती क्यों नहीं है। सबसे पहला रीजन है डायनेस्टी पॉलिटिक्स। समाजवादी पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, हर जगह पे आपको डायनेस्टी पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, यानी एक परिवार का वर्चस्व, एक परिवार की पार्टी। दूसरे नंबर पे सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। इस पॉइंट में देखो ये आता है जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ना 1985 का, ये रोकता है पार्लियामेंट में किसी भी मेंबर को अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देने से। जैसे मान लीजिए बीजेपी ने व्हिप जारी कर दी कि सभी मेंबर्स को यह बोल दिया कि आपको इस बिल के पक्ष में ही वोट देना है, तो फिर अगर कोई पर्सन विपक्ष में वोट दे देना तो फिर उसकी सदस्यता जो है वो रद्द हो जाएगी। यही है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो इस लॉ की वजह से ना जो मेंबर्स हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के, वो अपनी विल से बोल ही नहीं सकते पार्लियामेंट में, ये दिक्कत है। नेक्स्ट है लैक ऑफ लॉ। लैक ऑफ लॉ में ये आता है हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट करने के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है। इसका सेक्शन 29A जो है वो रेगुलेट करता है पॉलिटिकल पार्टीज को, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन हो सकता है इस सेक्शन के तहत। लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि जो मैंडेटरी करे कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी होनी ही चाहिए। ऐसा कोई कानून हमारे देश में नहीं है जो ऑब्लिगेशन लगाए पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कि आपको इतने दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने ही हैं। जैसे देखो अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी में प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। अगर कानून होता कोई तो जल्दी से उस पॉलिटिकल पार्टी में इलेक्शन होंगे रेगुलरली, और जो इंटर पार्टी डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं वो आएगी। इसके बाद नेक्स्ट है पर्सनैलिटी कल्ट। देखो चाहे वो गरीब देश हो, डेवलपिंग कंट्रीज हो, इवन डेवलप कंट्रीज हो, लोगों की ना एक आदत होती है हीरो वर्शिपिंग की। जैसे जर्मनी का एग्जांपल लीजिए। जर्मनी में हिटलर की इतनी हीरो वर्शिपिंग हुई, हिटलर को बहुत बड़ा लीडर बना दिया गया, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ। तो मतलब हीरो वर्शिपिंग ऑलमोस्ट हर सोसाइटी में देखने को मिलती है, और जहां पे पॉलिटिकल लीडर्स की हीरो वर्शिपिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे इंदिरा गांधी की हीरो वर्शिपिंग होना स्टार्ट हो गई थी, तो फिर कांग्रेस पार्टी में डेमोक्रेसी थोड़ा कम होना स्टार्ट हो गई। आज के समय में कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी का जो पर्सनैलिटी कल्ट बन चुका है बीजेपी में, इस वजह से डेमोक्रेसी का अभाव देखने को मिलता है। तो जहां जहां पर आपको पॉलिटिकल लीडर्स का पर्सनैलिटी कल्ट देखने को मिलेगा, वहां पे डेमोक्रेसी का अभाव देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इजी टू सबवर्ट इंटरनल इलेक्शंस। देखो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जिसके पास फिलहाल पावर है ना, वो इंटरनल इलेक्शंस नहीं होने देता। वो स्टेटस को मेंटेन करना चाहता है। वो चाहता है कि बस पावर मेरे पास ही रहे, इलेक्शन हो गए तो फिर कहीं ऐसा ना हो पावर जो है मेरे हाथ से निकल जाए। इसके बाद रिकमेंडेशंस की बात करते हैं। देखो लॉ कमीशन ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी से संबंधित एक पूरा चैप्टर लिखा था। इसमें लॉ कमीशन ने यह बोला था, अगर देखो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं होगी तो जब वो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आएगी, सरकार बनाएगी, तो फिर वो कैसे डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करेगी। दूसरा पॉइंट NCRWC यानी नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये 2001 में आया था। इन्होंने ये कहा था इस कमीशन ने कि ये कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज की फंक्शनिंग, पॉलिटिकल पार्टीज का अलायंस, पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन, इन सब को रेगुलेट करने के लिए। सेकंड ARC रिपोर्ट में भी बोला गया है, कौन से चैप्टर में, एथिक्स एंड गवर्नेंस वाले चैप्टर में, कि अगर देखो किसी पॉलिटिकल पार्टी में ओवर सेंट्रलाइजेशन होता है ना, तो इससे करप्शन होता है, इससे पॉलिटिकल
लीडर्स की जो अकाउंटेबिलिटी है वो कम हो जाती है, वो ग्राउंड लेवल से हट जाते हैं। वे फॉरवर्ड में कहा जा सकता है लॉ टू कंपल्सिफाई इलेक्शंस, यानी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इंटरनली रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए जैसे यूएसए में होता है, और इसके लिए कंपल्सरी लॉ भी होना चाहिए। एंटी डिफेक्शन लॉ को आप अमेंड कर दो। एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से जो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हैं वो बेखौफ होकर अपनी राय जाहिर नहीं कर पाते। मतलब बिल पर वोट देना होता है तो उनको पॉलिटिकल पार्टी की बात ही माननी पड़ती है व्हिप के कारण, अदरवाइज उनके ऊपर डिसक्वालिफिकेशन की जो तलवार है वो लटकती है। नेक्स्ट है रिजर्वेशन। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर महिलाओं के लिए और बैकवर्ड कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए जैसे माइनॉरिटी कुछ सीट्स रिजर्व की जा सकती हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। ये देखो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कंपलसरी होना चाहिए कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपने एक्सपेंडिचर की स्टेटमेंट्स सबमिट करें विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर, जैसे 2 महीने, 6 महीने, 1 साल। और वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर की डिटेल नहीं सबमिट करती हैं एक निश्चित फॉर्मेट के अंदर, उनको पिनलाइज किया जाए, कुछ समय के लिए इलेक्शन लड़ने पर रोक लगाई जाए। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ज़्यादा पावर दी जाए कि अगर किसी प्रोविजन का कोई पॉलिटिकल पार्टी उल्लंघन करती है तो फिर उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाए। देखो कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है किसी भी देश की डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप आज़ादी से पहले देखिए, कांग्रेस का रोल सिर्फ इलेक्शन लड़के सत्ता हासिल करना नहीं था, यूथ को जागरूक करना, सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना, उस समय जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी उनको अपलिफ्ट करना, बहुत अच्छे अच्छे गोल थे कांग्रेस के। लेकिन आज के समय में ना पॉलिटिकल पार्टीज का रोल एक ही हो गया कि जैसे तैसे करके साम दाम दंड भेद सत्ता हासिल की जाए। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने मूलभूत सिद्धांतों से भटक गई हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आज का लैंड मैनेजमेंट से संबंधित। आप देखो जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो सबसे पहले ना एक चीज आप मुझे बताइए, लैंड मैनेजमेंट का मतलब क्या है? लैंड मैनेजमेंट का मतलब है कि लैंड को ना इस प्रकार से मैनेज करना कि ना सूटेबल पर्पज के लिए सूटेबल लैंड एलोकेट हो और लैंड की वेस्टेज यानी डिग्रेडेशन कम से कम हो। आप बोलोगे सर क्या मतलब है सूटेबल लैंड, सूटेबल पर्पज, इनका मतलब तो बताइए। मतलब आप एग्जाम्पल की सहायता से समझिए। देखो मान लीजिए पंजाब है, पंजाब का एग्जाम्पल कई बार मैं आपको देता हूं। अब वहां पे देखो खेती होती है, धान की खेती होती है, तब जबकि पानी की वहां पे कमी है, इसलिए ग्राउंड वाटर यूज किया जाता है धान की खेती के लिए, और ग्राउंड वाटर का जो लेवल है काफी नीचे जा रहा है। तो मतलब लैंड को अच्छे से मैनेज नहीं किया जा रहा है, यहां पे सूटेबल पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। उसी प्रकार से मान लीजिए एक तरफ बहुत फर्टाइल लैंड है और दूसरी तरफ थोड़ा बंजर भूमि है, उपजाऊ भूमि नहीं है। अगर देखो फर्टाइल लैंड को आप डाइवर्ट कर देते हो कोई नई टाउन बसाने के लिए, सिटी बसाने के लिए, और बंजर भूमि का इस्तेमाल नहीं करते फैक्ट्री वगैरह स्टैब्लिश करने के लिए, वो वैसा ही खाली पड़ा है, तो ये गलत है। फर्टाइल लैंड का इस्तेमाल अगर एग्रीकल्चर के लिए हो, दूसरी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए हो तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर आपको नॉन एग्रीकल्चर के लिए लैंड डाइवर्ट करना है तो कोशिश कीजिए वो बंजर भूमि हो, इनफर्टाइल लैंड हो। तो इन एग्जाम्पल से आप साफ तौर पे मतलब समझ गए होंगे लैंड मैनेजमेंट का, कि लैंड को इस प्रकार से मैनेज करना कि सूटेबल पर्पज के लिए सूटेबल लैंड का इस्तेमाल हो, जिससे लैंड की डिग्रेडेशन, लैंड की वेस्टेज कम से कम हो। वैसे देखो सभी ह्यूमन एक्टिविटीज में ना लैंड तो यूज होता ही है, चाहे वो कोई इकोलॉजिकल एक्टिविटीज हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, सोशल एक्टिविटी हो, कल्चरल सर्विस हो, लैंड का इस्तेमाल तो हर जगह होगा ही होगा। बट हम लैंड को अच्छे से मैनेज नहीं करते, इस वजह से ना बहुत सारी इकोनॉमी का लॉस भी होता है। जैसे देखो $6 ट्रिलियन का ये डेटा है, पूरे वर्ल्ड में $6 ट्रिलियन का नुकसान हो जाता है लैंड डिग्रेडेशन की वजह से। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन न्यू दिल्ली में आयोजित हुई थी 2019 में। इस कन्वेंशन में स्पेशल तौर पे ये प्रॉब्लम डिस्कस की गई लैंड डिग्रेडेशन की, कि क्या तरीके होने चाहिए कि हम लैंड डिग्रेडेशन को प्रिवेंट कर सकें और जो ऑलरेडी लैंड खराब हो चुका है उसे ठीक कर सकें।
पर्टिकुलरली हमारे देश की बात करें, देखो हमारे देश का एरिया पूरे वर्ल्ड के एरिया का 2.4% है, जबकि पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का हमारे देश में 17% रहती है। उपजाऊ भूमि जो है जिस पे खेती की जा सकती है वो तो देखो 55% है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। फॉरेस्ट कवर 22% है। अराउंड 30% लैंड तो हमारे देश में डिग्रेडेड है, बंजर है, जैसे डेजर्ट वगैरह। अब देखो इतना लैंड कम है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो जाहिर तौर पे कंपटीशन होना लैंड के लिए लाजमी है। इसी वजह से हमारे देश में लैंड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, कंपटीशन है। लैंड का किसके लिए इस्तेमाल करना है? एग्रीकल्चर के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए। लैंड से संबंधित इतने सारे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। देश तेजी से डेवलप हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, काफ़ी तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो लैंड की आवश्यकता देखो हर चीज़ के लिए है। बट ना अभी लैंड को जिस प्रकार से मैनेज किया जाता है ना, उसमें काफ़ी तरह के चैलेंजेस हैं। एक एक करके मैं आपको बताता हूं एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले है फ्रेगमेंटेड अप्रोच। फ्रेगमेंटेड अप्रोच मतलब देखो अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं ना वो साइलोज में काम करते हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन कुछ नहीं होता। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे वेस्टर्न घाट में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के नज़दीक फार्मलैंड एलोकेट कर दिया गया, लेकिन देखो अब वहां पे जब खेती हुई तो फिर पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हुआ, तो प्रोटेक्टेड एरियाज को भी नुकसान पहुंचना स्टार्ट हुआ। तो कम से कम फार्मलैंड को एलोकेट करने से पहले एसेस करना चाहिए था कि इकोलॉजी पे कितना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो लैंड से संबंधित है ना आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करते, मिलके काम करना चाहिए। अब दूसरी चीज़ है वीक रेगुलेशन। यहां पे देखो वीक रेगुलेशन। अब कई जगह पे ना लॉज हैं, जैसे कि देखो कोस्टल रेगुलेशन जोन के तहत रूल्स बनाए गए हैं, लेकिन चेन्नई कोस्ट के नजदीक ना बिल्कुल कोस्ट पे बीच रिसोर्ट्स बना दिए गए, होटल्स बना दिए गए, मतलब रूल्स का पूरी तरह से वायलेशन हुआ, जिससे चेन्नई के कोस्टल एरिया में काफी नुकसान पहुंचा। तो कहने का मतलब है रूल्स हैं, कानून हैं, तो उनको अच्छे से इन्फोर्स नहीं किया जाता। नेक्स्ट है डेटा गैप्स। डेटा गैप्स ये तो आपको हंसी आएगी सुन के। जैसे देखो महाराष्ट्र में ना एक सेज प्रोजेक्ट के लिए लैंड आइडेंटिफाई किया गया, लेकिन बाद में पता लगा कि वो जो लैंड है वहां पे तो फॉरेस्ट है और ट्राइबल लोग रहते हैं। तो इतनी बड़ी गलती कैसे हुई? इतनी बड़ी ऐसी गलती है इस वजह से हुई क्योंकि प्रॉपर डेटा नहीं है अभी भी लैंड ओनरशिप से संबंधित कि लैंड किसके नाम पे है, रिकॉर्ड्स नहीं है प्रॉपर। इसके बाद तीसरे नंबर पे है क्लाइमेट रिस्क। क्लाइमेट रिस्क इसमें देखो पॉइंट आता है, जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में आप देखोगे एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स कई बार देखने को मिलती हैं। बारिश आती है तो एकदम से बहुत बारिश आ जाती है उत्तराखंड में, हिमाचल में बादल फट जाता है तो एकदम से लैंडस्लाइड आ जाता है। लेकिन ना जो डेवलपमेंट चल रही है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, वो इन सब रिस्क को नहीं कंसीडर कर रहा है। बिल्कुल जैसे ये पहाड़ है, बिल्कुल स्टीप पहाड़ है, तो उसके ऊपर भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। कल को थोड़ा सा भारी बारिश आ गई तो वो पूरे के पूरे घर बह जाते हैं। नेक्स्ट लिगेसी इश्यूज। लिगेसी इश्यूज मतलब देखो अब फार्मर्स जो है ना बहुत बार अपना लैंड देने के लिए तैयार नहीं होते डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, फिर कन्फ्लिक्ट होता है, फिर फार्मर्स धरने पर बैठते हैं। एग्जाम्पल दिया जाता है डिलेड डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर प्रोजेक्ट का। फ्रीट कॉरिडोर बनाना था दिल्ली से मुंबई के बीच, लैंड नहीं मिला सरकार को, इतने साल तक किसानों ने दिया नहीं और बाद में काफी कन्फ्लिक्ट हुआ। तो ये हमने इतने सारे पॉइंट्स समझे क्या दिक्कत है अभी हमारे देश में लैंड मैनेजमेंट से संबंधित। अब नेक्स्ट आप सॉल्यूशंस देखिए। लैंडस्केप अप्रोच हमें अपनाने की आवश्यकता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लानिंग होनी चाहिए जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स हों, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के। एग्जाम्पल दिया जाता है जैसे मध्य प्रदेश में पैंच लैंडस्केप है। अब यहां पे लैंड को मैनेज किया जाता है ना, पूरा कंसोलिडेटेड व्यू होता है, प्लान तैयार किया जाता है विभिन्न स्टेक होल्डर्स के द्वारा मिलके। विलेज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, एग्रीकल्चर एरिया से किसान आते हैं, फॉरेस्ट एरिया से सरकार के प्रतिनिधि आते हैं, सब मिलके पॉलिसीज बनाते हैं कि पेंच और इसके आसपास का जो लैंड है उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो लैंड को बढ़िया ढंग से यहां पे मैनेज किया जा रहा है, होलिस्टिक अप्रोच की सहायता से सभी स्टेक होल्डर्स मिलके काम करते हैं। नेक्स्ट क्लाइमेट स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स। उड़ीसा का ये क्लाइमेट
रिजिलियंट एग्रीकल्चर प्लान है, जो एग्जाम्पल मैंने शुरू में दिया था। जहां पे देखो पानी की कमी है तो वहां पे ड्रोट टॉलरेंट राइस को उगाना चाहिए, स्पेशल वैरायटी है। मतलब जहां पे जो स्ट्रेंथ है ना उसी प्रकार की क्रॉप उगाई जाए। क्लाइमेट के हिसाब से अब हमें अपने आप को ढालने की आवश्यकता है, उसी हिसाब से लैंड को मैनेज करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, रूरल लाइवलीहुड फोकस। स्टेट्स जैसे कि तेलंगाना, झारखंड, ये देखो लैंड पूलिंग पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहे हैं अर्बन एक्सपेंशन के लिए। फार्मर्स मिल के अपना लैंड दे देते हैं और बाद में उस लैंड पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, फॉर एग्जांपल सोसाइटी बन गई वहां पे, तो प्लॉट्स उन किसानों को भी मिलते हैं जिन्होंने अपना लैंड दिया था। इसके अलावा एनुअली उन्हें एक निश्चित रकम भी मिलती है सोसाइटी बनने के बाद में, तो उनका काम चल जाता है किसानों का। उन्हें एक निश्चित रकम मिल गई, रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी उनको मिल गए। तो इस प्रकार की अप्रोच, इस प्रकार की पॉलिसीज हमें अपनाने की आवश्यकता है। किसानों से लैंड लिया जाता है तो उनके इनकम का भी ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लैंड को देखो इस प्रकार से मैनेज ना किया जाए कि बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचे। यहां पे मणिपुर में लोकतक लेक को जो रिहेबिलिटेट किया गया उसका एग्जाम्पल दिया जाता है बढ़िया से, कैसे एंक्रोचमेंट्स को हटाया गया, वाटर लाइन इंटीग्रिटी को मेंटेन किया गया। तो ये एग्जाम्पल है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना जरूरी है, लैंड को इस प्रकार से मैनेज ना किया जाए कि बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया लैंड मैनेजमेंट से संबंधित। अब हम चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, यूएन का रोल कन्फ्लिक्ट मिटिगेशन में। अब चूंकि देखो 2 युद्ध चल रहे हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है इस बार के मेंस में भी, और प्री में भी कोई फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप ना जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था ना, तो उस समय विभिन्न देशों के लीडर्स को, बड़े देश जो पावरफुल देश थे, उनके लीडर्स को यह महसूस हुआ कि यार कोई तो संस्था होनी चाहिए जो विभिन्न देशों के बीच अगर युद्ध हो तो उसे सुलझा दे। कम से कम युद्ध को प्रिवेंट करने के लिए यह लीग ऑफ नेशंस बॉडी का निर्माण हुआ था। लेकिन यह बॉडी ना सक्सेसफुल साबित नहीं हुई, युद्ध को नहीं रोक सकी, क्योंकि ऑलमोस्ट 20 साल बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ जो बहुत भयंकर था। लेकिन बावजूद इसके वर्ल्ड लीडर्स ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने एक बार फिर से प्रयास किया कि यार लीग ऑफ नेशन में तो कहीं ना कहीं शायद ना कमी रह गई, इस बार हम बढ़िया बॉडी बनाते हैं। तो यूएन बनाया गया। यूएन के आज के समय में देखो वैसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, यूएन के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ब्रांचेस हैं, लेकिन मेन जो काम दिया गया था ना यूएन को, वो यही दिया गया था कि आने वाली जनरेशन्स को ना वार से बचाओ भैया, कुछ भी करो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतनी तबाही हुई थी कि इसके बाद वार नहीं होना चाहिए। अब देखो यूएन ने ना ये तो कोशिश की कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, और थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ भी नहीं। अब इसके लिए आप यूएन को क्रेडिट दीजिए या फिर न्यूक्लियर वेपन्स आ गए, अब उनको क्रेडिट दीजिए कि विभिन्न देश अब डरने लगे हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स अब हमारे पास में है, युद्ध हुआ तो कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल हो जाएगा और दुनिया तबाही हो जाएगी। मतलब अलग अलग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल बताए जाते हैं कि जिसकी वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। बट क्वेश्चन ये उठता है कि इतने सारे जो छोटे छोटे वार हुए पिछले 75 सालों में, उनको तो यूएन नहीं रोक सका। खास करके अभी जो 2 युद्ध चल रहे हैं, एक यूक्रेन रशिया के बीच में और दूसरा इजराइल हमास के बीच में, यूएन कुछ भी नहीं कर सका इन युद्धों को रोकने के लिए, या फिर युद्ध स्टार्ट हो गया उसके बाद कोई समाधान निकालने के लिए भी यूएन कुछ नहीं कर सका। तो इसके पीछे क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है? देखो सबसे बड़ा जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है ना वो ये है, अभी ना जो भी यूएन फैसले लेता है ना, फॉर एग्जांपल गाजा पट्टी में पीस कीपिंग फोर्स भेजनी है, तो सिक्योरिटी काउंसिल से रेजोल्यूशन पास होगा तभी तो पीस कीपिंग फोर्स को भेजा जा सकता है ना। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में ना 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, P5। अगर सबकी सहमति ना हो किसी इशू पे तो कोई रेजोल्यूशन एक्सेप्ट हो ही नहीं सकता। और ना वर्ल्ड 2 ग्रुप्स के बीच में डिवाइडेड है इस सिक्योरिटी काउंसिल में। एक तरफ यूएस का ग्रुप है, यूएस, यूके, फ्रांस, और दूसरी तरफ रशिया प्लस चाइना। तो ना ये 5 देश किसी एक इश्यू पे एकमत होते ही नहीं है, सहमत होते ही नहीं है ये 5 देश किसी इश्यू पे ये यूएस वाला ग्रुप समर्थन करेगा तो रशिया चाइना ग्रुप रिजेक्ट कर देगा, रशिया चाइना ग्रुप
किसी इशू का समर्थन करेगा तो ये दूसरे वाला ग्रुप रिजेक्ट कर देगा। यही चल रहा है। दोनों के बीच में हमेशा ओपिनियन डिवाइड रहती है सिक्योरिटी काउंसिल में, तो इस वजह से कोई फैसला लिया ही नहीं जाता। आप कह सकते हो ये बॉडी जो है किसी डिसीजन पे पहुंचती ही नहीं है, क्योंकि ग्रुप डिवाइडेड है। जब तक ये सारे देश एकमत नहीं होंगे किसी इशू पे तो फैसला नहीं लिया जा सकता, और प्रैक्टिकली ये एकमत होते ही नहीं है। ये सबसे बड़ा रोड़ा है, और बहुत बार इशू रेज किया जा चुका है कि भैया सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार लाइए। वीटो जो है परमानेंट काउंसिल के मेंबर्स को, मतलब सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स को वीटो या तो आप रिमूव कीजिए, या फिर आप ऐसा कीजिए सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर्स की सीट्स ज़्यादा होनी चाहिए, ये इंश्योर कीजिए। ये भी नहीं कर सकते तो रोटेशन बेसिस पे सीट्स मिले, आप ये इंश्योर कीजिए। लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं ना तो सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार लाना चाहते हैं, ना ही अपनी पावर्स ये छोड़ने को तैयार हैं कि इनके पास वीटो पावर है, ये छोड़ने को तैयार भी नहीं है। तो इस वजह से यूएन बॉडी कम से कम युद्ध रोकने में तो बिल्कुल भी सक्सेसफुल आज के समय में नहीं है। यूएन की अपनी कोई मिलिट्री फोर्स नहीं है। यूएन तो मेंबर कंट्रीज की मिलिट्री फोर्स पे डिपेंड करता है। अगर कहीं पे पीस कीपिंग फोर्स भेजनी हो तो, जैसे अगर मान लीजिए अफ्रीका के किसी देश में भेजना है, युगांडा में लड़ाई हो गई, तो इंडिया बोलेगा विभिन्न देशों को कि भैया सैनिक भेजिए। इंडिया भेज देगा 5,000, बांग्लादेश भेज देगा 10,000, यूएस भेज देगा 3,000। इस प्रकार से विभिन्न देशों से जो कंट्रीब्यूशन आता है फोर्सेस का, तो वो यूएन एज ए पीस कीपिंग फोर्स भेजता है दूसरे देशों में जहां पे कन्फ्लिक्ट है। बट देखो दिक्कत पता क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले लीग ऑफ नेशंस की जो बॉडी हुआ करती थी वो विभिन्न देशों के बीच में कन्फ्लिक्ट नहीं रोक सकी थी। नतीजा क्या हुआ था? नतीजा हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अभी भी यूएन भी कुछ खास नहीं कर रही है बिल्कुल भी। अगर खास करती तो कम से कम कन्फ्लिक्ट को वर्ल्ड में कम किया जा सकता था। तो विभिन्न देशों को कलेक्टिवली मिलकर कोशिश करनी चाहिए रिफॉर्म लाने की इस बॉडी में। सिर्फ देखो आइडियल बात है, कितने सालों से हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कोई रिफॉर्म नहीं आने वाला है, आपको भी पता है। अब लास्ट में क्वेश्चंस आप देख लीजिए। आज देखो 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं मेंस के। प्री का तो कोई मेन क्वेश्चन बन नहीं रहा है जो यूपीएससी ने पहले पूछा हो, लेकिन जो मेंस के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो देख लीजिए। एक तो लैंड डिग्रेडेशन से संबंधित और दूसरा इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी से संबंधित। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप दीजिए pwonlyas.com पे जाके 250 वर्ड्स में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।